नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति क्या है, इस क्रांति के कारण क्या थे, किन कारणों से यह क्रांति घटित हुई थी, इस क्रांति के प्रभाव क्या निकल करके सामने आए और 1857 की क्रांति की प्रकृति के बारे में भी हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का प्रथम संगठित स्वतंत्रता संग्राम था, यानी इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्रांति घटित हुई थी और यह क्रांति ब्रिटिश दमनकारी नीतियों और चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध का परिणाम थी, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो दमनकारी नीतियां बनाई गई थी उन नीतियों के विरोध में और चर्बी युक्त कारतूसों के विरोध में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया, यानी बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता माना और सत्ता को उखाड़ फेंकने का ऐतिहासिक प्रयास इनके द्वारा किया गया। यानी विदेशी जो सत्ता थी, जो अंग्रेजी सत्ता थी, इसको उखाड़ फेंकने का प्रयास इस क्रांति के माध्यम से किया गया। अब देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। पहला जो कारण है वो है राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी इसी को शामिल किया जाता है। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने जो देसी राज्य थे उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। सतारा को इसके द्वारा 1848 में मिला लिया गया था, झांसी को 1853 में मिला लिया था, नागपुर को 1854 में मिला लिया था। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसको भी इसने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, इसको भी हड़प कर गया, जिससे हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए और नाना साहब की पेंशन भी इनके द्वारा बंद कर दी गई। इसके कारण जो है लोगों में राजनीतिक असंतोष पैदा हो गया और इस असंतोष का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। अब दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में जो अंग्रेजों के द्वारा कर वसूला जाता था, जो लगान वसूला जाता है किसानों पर, जैसे स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से, रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से, महालवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से एक किसानों पर जो कर लगाया जाता था, धीरे धीरे इसका बोझ जो है बढ़ता जा रहा था। 1813 की चार्टर एक्ट के बाद भारत के पारंपरिक सूती वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गए। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन का निष्कासन भारत को गरीब बना रहा था और इन सभी कारणों ने मिलकर के भारतीय जनता के मन में असंतोष को भर दिया था और इस असंतोष का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। अब तीसरा कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। 1813 का जो एक्ट आया था उसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म परिवर्तन की खुली छूट दे दी गई थी। इसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा अधिनियम लाया गया 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में। इसको जो रूढ़िवादी भारतीय थे उन्होंने अपने संस्कृति पर सीधा हमला माना और उनके मन में इसके प्रति जो है असंतोष था कि अंग्रेज हमारे सामाजिक मामलों में, हमारे धार्मिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस असंतोष का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। अब चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है सैन्य असंतोष, यानी जो ब्रिटिश सेना थी उसके भीतर भी असंतोष था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी 5 सैनिक भारतीय थे तो 1 सैनिक जो है अंग्रेज होता था। इसके बावजूद उनका जो वेतन होता था वो बहुत कम होता था। पदोन्नति केवल सूबेदार तक ही सीमित थी, सूबेदार से ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने नौसैनिकों के लिए समुद्र पार जाना अनिवार्य किया, जिसे हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता था और इन सभी कारणों से सैनिकों के मन में पहले से ही असंतोष व्याप्त था और इस असंतोष का परिणाम हुआ 1857 की क्रांति। अब पांचवा कारण देख लेते हैं। पांचवा कारण है तात्कालिक कारण कि क्यों तुरंत एक घटना घटी। 1856 में पुरानी ब्राउन बैच जो बंदूक थी इसकी जगह पर एक नई बंदूक लाई गई, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल लाई गई। इसके कारतूस की टोपी को पहले दांत से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इसने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, यानी गाय की चर्बी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और सूअर की जो चर्बी होती है
वो जो है मुस्लिमों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसके विरोध में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह कर दिया। यहीं से क्रांति फूटती है, लेकिन 29 मार्च 1857 से क्रांति की शुरुआत नहीं मानी जाती है, क्योंकि मंगल पांडे का ये व्यक्तिगत विद्रोह होकर के रह जाता है। इसके बाद ही लेकिन क्रांति की शुरुआत होती है। अब देख लेते हैं कि क्रांति के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से, यानी कहाँ कहाँ पर क्रांति ये घटित हुई और किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया, लेकिन यहाँ से क्रांति की शुरुआत नहीं होती है। क्रांति का जो प्रारंभ होता है वो 10 मई 1857 से मेरठ से होता है। क्रांति का प्रतीक जो है कमल का फूल है और रोटी है। कमल का फूल और रोटी क्रांति का प्रतीक बनाया गया था। 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत होती है। जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं, अपना नेता घोषित करते हैं और इनके नेतृत्व में जो है क्रांति आगे बढ़ती है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा किया जाता है। लखनऊ में इसका नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता है। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। बिहार में खास करके जगदीशपुर में इसका जो नेतृत्व है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। फैजाबाद में इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया। इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा किया गया और बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व जो है किया गया। अब देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसकी प्रकृति किस प्रकार की थी, इसका स्वरूप किस प्रकार का था, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति का जो स्वरूप था वो अत्यधिक विवादित और बहुआयामी रहा है। इतिहासकारों ने इसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1857 की क्रांति का जो प्रकृति था वो सैनिक विद्रोह था, यानी यह मूलतः सैनिक विद्रोह था। इसमें ब्रिटिश इतिहासकारों को शामिल किया जाता है, जैसे जॉन लॉरेंस हैं, सर जॉन सीले हैं, वो इसको एक सैनिक विद्रोह मानते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी। जो दूसरा है वो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये वीर सावरकर मानते हैं, बिनामक दामोदर सावरकर का मानना है कि जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उनका तर्क था कि यह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का सुनियोजित राष्ट्रीय प्रयास था, इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना चाहिए। कुछ इतिहासकार इसको जन विद्रोह मानते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहासकारों के अनुसार यह केवल सैनिकों का कार्य नहीं था, इसमें किसानों ने भाग लिया था, कारीगरों ने भाग लिया था, जमींदारों ने भाग लिया था और पूर्व शासकों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया, जिससे यह एक व्यापक जन विद्रोह बन गया। यानी आधुनिक भारतीय इतिहासकार इस विद्रोह को एक जन विद्रोह के रूप में देखते हैं। चौथा जो स्वरूप है वो है सांस्कृतिक संघर्ष। कई विद्वान इसे ईसाईयत और पश्चिमी सभ्यता के विरुद्ध भारतीय परंपरा की रक्षा की अंतिम लड़ाई के रूप में देखते हैं, यानी सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में भी देखते हैं। 1857 की क्रांति का कोई एक सीमित आंदोलन नहीं था, यानी कोई खास स्वरूप इसका नहीं था। यह एक संकर स्वरूप वाली घटना थी, यानी मिश्रित स्वरूप वाली घटना थी, जिसमें सैनिक असंतोष से शुरू होकर यह धीरे धीरे एक जन आंदोलन और विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रतिरोध में परिवर्तित हो गई। यानी इसकी शुरुआत तो एक सैनिकों ने किया था, सैनिक असंतोष के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह जन आंदोलन बन गया। अब देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रभाव क्या निकल करके सामने आए, यानी जब क्रांति घटित हो गई तो इसके क्या परिणाम निकल करके आए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के स्वरूप और भारत के भविष्य में बड़े बदलाव आए। एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला जो बदलाव आया वो है कंपनी के शासन का अंत हो गया, यानी कंपनी शासन का भारत में अब अंत हो गया। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। इसके लिए 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है पारित किया, यानी अब जो शासन था वो कंपनी नहीं संभाल रही थी, क्राउन संभाल रहा था। कंपनी के शासन का अंत हो गया। दूसरा जो परिणाम निकल करके सामने आया वो जो है गवर्नर जनरल से वायसराय, यानी गवर्नर जनरल का पद अब समाप्त हो गया। अब वायसराय का पद जो है निर्मित किया गया। भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह वायसराय पद बनाया गया, जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय जो है बनाया गया। अगला जो परिणाम निकल करके आया वो है देशी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव।
अब अंग्रेजों के द्वारा देशी रियासतों के प्रति नीति में बदलाव किया गया। अंग्रेजों ने हड़प नीति को त्याग दिया। उन्होंने देशी राजाओं को गोद लेने की अनुमति दे दी और यह वादा किया कि उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ताकि भविष्य में राजा अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहें। अगला जो परिणाम निकल करके आया वो है सैन्य पुनर्गठन। यानी क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने सेना का पुनर्गठन किया। सेना का ढांचा पूरी तरीके से बदल दिया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। रेजिमेंटों का जो गठन किया गया वो जाति के नाम पर किया गया, धर्म के नाम पर किया गया, क्षेत्र के आधार पर किया गया, ताकि भविष्य में सैनिकों में एकता न बन सके, इसका ध्यान जो है रखा गया। अगला जो परिणाम निकल करके आया वो है फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने धार्मिक कट्टरता को बढ़ाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की नीति अपनाई, ताकि भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा, अगर आप उत्तर लिखेंगे, कि 1857 की क्रांति विफल रही, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के बीच बो दिए। इसने भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए एक वैचारिक आधार तैयार किया, जिसे स्वराज की मांग प्रबल हुई। उम्मीद है आपको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति समझ में आई होगी कि 1857 की क्रांति क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, इसकी प्रकृति क्या थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।